नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से बहुजन संवाद लाइव प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ पैनल में जुड़ने वाले हैं जागृति राही जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजेंद्र राजन जी हैं, पूर्व विधायक एवं महासचिव प्रलेस के। प्रोफेसर सतीश राय जी हैं, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हैं। और शशांक यादव जी पूर्व एमएलसी है समाजवादी पार्टी के। साथ ही मोतीलाल यादव जुड़ेंगे, जिला सचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी से। और संतोष यादव जी सामाजिक कार्यकर्ता है, बिहार से जुड़ेंगे। साथ ही सामाजिक चिंतन डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर गिरीश जी जो सीपीआई के हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मैं देख रही हूँ स्क्रीन पे कि मोतीलाल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट साथियों का मैं इस बहुजन संवाद के लाइव प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर गिरीश जी का भी मैं स्वागत करती हूँ, और डॉक्टर मोतीलाल यादव जी का, और डॉक्टर आनंद प्रकाश जी का। आज का हमारा विषय जो है, आज का विषय है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, बिहार यूपी में असर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलते हुए पार की थी। और उस समय उन्होंने एक संदेश दिया था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं और भारत को जोड़ने निकले हैं। और उस भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद इतना प्रचंड मिला कि सभी लोगों ने कहा कि जब आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की तो यात्रा निकाली है, तो अब आपको पूर्व से पश्चिम तक की भी यात्रा निकालनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और सभी साथियों की जो फरमाइश थी और पूरे देशवासियों की जो फरमाइश थी, उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये तय किया गया कि अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों करनी पड़ी है, इसके पीछे 5 न्याय के संविधान 5 न्याय दिए गए हैं। उसमें युवाओं के लिए न्याय यात्रा करनी है, जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा है। महिलाओं के लिए न्याय यात्रा करनी है, जिसमें महिलाओं की अस्मिता के प्रश्न को उठाया जा रहा है। किसानों के लिए न्याय करना है और सहभागीदारी के लिए न्याय करना है, और श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए न्याय करना है। और देश में जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में से पूरे देश को बाहर लाने के लिए और पूरे देश में शांति, सद्भावना और सौहार्द का एक वातावरण पैदा हो, उसके लिए ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूरा 1 महीना और 1 दिन गुजर रहा है। मतलब 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई थी। और अब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के औरंगाबाद में है। और यहाँ पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के साथ जुड़े। साथ आगे जब ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी, तो अमेठी से या तो फिर रायबरेली से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ेंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि 3 युवा ऐसे नेता कि जिन लोगों ने देश को बदलने की ठान ली है, देश के अंदर जो अराजकता चल रही है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, देश के अंदर जो मनुवादी व्यवस्था लाने की तैयारी चल रही है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचार के साथ साथ देश के अंदर जो संविधान बदलने की बात चल रही है, उसके सामने इन तीनों युवाओं ने मोर्चा बांध लिया है। और ये तीनों युवाएं मिलकर कह सकते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल है। इस गोल्डन ट्रायंगल के साथ देखते हुए आज की हम चर्चा यहाँ पे शुरू करेंगे। हमारी इस चर्चा में डॉक्टर सुनीलम जी भी आ चुके हैं, जो एक समाजवादी नेता है, किसान नेता है, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। मैं उनका भी अपने इस लाइव शो में स्वागत करती हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपनी बात शुरू करते हुए हमारे साथ डॉक्टर गिरीश जी जुड़े हुए हैं, सीपीआई के हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए।
डॉक्टर गिरीश जी रत्ना सीपीआई जी, से। रत्ना जी, रत्ना जी, डॉक्टर सुनीलम का नेटवर्क का पता नहीं ये कब चला जाए। तो हाँ, हम चाहेंगे कि डॉक्टर तो सुनीलम पहले अपनी बात रखें। डॉक्टर माफ सुनीलम। कीजिएगा डॉक्टर गिरीश जी, मैं आपको फिर से इनवाइट करती हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ चुके हैं और मैं अब डॉक्टर जी सुनीलम जी को इनवाइट करती हूँ कि वह इस मुद्दे पे, इस विषय पे अपनी टिप्पणी दे। जी डॉक्टर सुनीलम जी, नमस्कार, कहिए। जी नमस्कार। और डॉक्टर गिरीश जी से माफ़ी मांगते हुए, क्योंकि जैसा बताया कि नेटवर्क का इशू है, तो मैं जो है ये कहना चाह रहा हूँ कि इस समय जो न्याय यात्रा चल रही है और उस न्याय यात्रा को जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है वो बहुत अभूतपूर्व है। पहले भी मैंने ये कहा था कि जो भी नेता जनता के बीच में जाएगा, जनता उसे हाथों हाथ लेगी। पिछले यात्रा में भी वही हुआ था, इस यात्रा में भी वही हो रहा है। लेकिन इस समय जो अखिलेश यादव ने और तेजस्वी यादव ने जो ये तय किया है कि वो इस यात्रा के बीच में शामिल होंगे, मुझे लगता है कि उसका एक इलेक्ट्रीफाइंग असर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन जो है वही विकल्प दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, और उसी विकल्प को मजबूती देने का काम इस पदयात्रा के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से भी हो रहा है। और ये दोनों समाजवादी नेता जब उसके अंदर ज्वाइन करेंगे अपने अपने राज्य के अंदर, तो उससे एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ कि यात्रा के दौरान भी जो सब बातें जो हुई हैं, किसानों का इस समय जो कुछ चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि एक सरकार एक तरफ तो बातचीत करती है किसान नेताओं से, दूसरी तरफ उस आंदोलन को कुचलने के लिए जो कुछ लोकतांत्रिक कदम हो सकते हैं, जिस तरीके से 4 घंटे तक ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रात में भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। हमारे यहाँ पर मुल्ताई में गोली चालन हुआ था, 24 किसान शहीद हुए थे, तब भी नहीं देखा। मंदसौर में भी हम नहीं देखा। तमाम सारे गोली चालन देखे हैं, तमाम सारे दमन होते हुए देखे हैं, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं हुई है। जो ये सवाल उठाया गया था पंजाब सरकार के द्वारा कि हरियाणा सरकार पंजाब में घुसकर ये नहीं कर सकती थी, वो बहुत ही जायज सवाल है। लगभग सभी इंडिया गठबंधन से बड़ी हुई पार्टियां, जुड़ी हुई पार्टियां, ऑपोजिशन की जितनी पार्टियां, सबने किसानों के ऊपर जो एक अत्याचार हो रहा है उसका की खिलाफत की है। लेकिन उससे आगे बढ़ करके जो जरूरी है वो ये है कि जो किसान लड़ रहा है वो तो एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए लड़ रहा है और जो है कर्जा मुक्ति के लिए लड़ रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी ने जो है समर्थन देने का काम किया है। मैं जो दर्शकों के लिए मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूं कि थोड़ा सा जब हमने नेटवर्क का उसको इशू। बनाया था उसके बाद में साथ में मिलकर तैयार किया था। उस बैठक में खड़गे जी स्वयं आए थे। मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना काल के पहले की बात, जब किसान आंदोलन एक बड़ा खड़ा करने की कोशिश हो रही थी, तो अब उन्होंने पहली बार इस तरीके का कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट देने का काम किया है। लेफ्ट पार्टीज ने भी कमिटमेंट दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी कमिटमेंट दिया है। तो मुझको लगता है कि जो यात्रा है और ये जो दोनों बड़े नेता इस यात्रा के साथ किन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, और ये एमएसपी और ये सब जो कमिटमेंट्स कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं, मैं ये भी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि असल में जो गारंटी कार्ड जारी किया था कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने, उसी के चलते एक बड़ा परिवर्तन आया था और उस परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका जो है सिविल सोसाइटी की थी। वहां पर कर्नाटक के अंदर जो है एक ऐसा राज्य है जहां पर कि जो दलित संघर्ष समिति और ट्रेड यूनियन और किसान संगठन तीनों इकट्ठे होकर के उन्होंने कर्नाटक के अंदर काम किया था, भाजपा के खिलाफ में काम किया था और एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को सहयोग करने का काम, ताकत देने का काम किया था। वहां की सिविल सोसाइटी ने भी जारू को कर्नाटका का जो कैंपेन चलाया था उससे बहुत बड़ी ताकत बनी थी। तो मुझे लगता है कि वही कंसोलिडेशन इस समय देश के अंदर फिर हो रहा है और इससे विपक्ष की बहुत बड़ी ताकत सामने खड़ी हो पाएगी। मैं अपनी बात बस ये कहकर के खत्म करना चाहूंगा कि कल 16 तारीख है, 16 तारीख को ऐतिहासिक बंद होने जा रहा है। किसान संगठनों ने ग्रामीण बंद
का कॉल दिया है, और ट्रेड यूनियंस जो हैं देश की उन्होंने आम हड़ताल का कॉल दिया है। आजादी के पहले और आजादी के बाद में कभी इस तरीके का नहीं हुआ है कि इतना बड़ा जो है स्पेक्ट्रम ने जुड़ करके इस तरीके का कॉल देने का काम किया हो। तो मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से जो है मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि जो पैनलिस्ट हमारे हैं वो तो हैं ही जो है इस पूरे आंदोलन के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग पूरी ताकत लगाएं और पूरी ताकत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करें, ताकि हम पूरे देश के सामने जो किसानों का एमएसपी का मुद्दा है, कर्जा मुक्ति का मुद्दा है, जो किसानों के पेंशन का मुद्दा है 10,000 रुपए प्रति माह के, और उसके साथ साथ में जो 26,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी है, मनरेगा का 200 दिन का काम 600 रुपए की दर से है, इन सब सवालों को हम हल करा सकें, सरकार के ऊपर दबाव बना सकें, तो कल के कार्यक्रम को सफल करना मुझे लगता है आज की तात्कालिक हम सबकी जिम्मेदारी है। जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं और देश को बचाना चाहते हैं, तो इसके बाद में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि हम 16 तारीख के बाद में फिर अपनी मीटिंग करेंगे, आगे की रूपरेखा हम तय करने का काम करेंगे। और अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है 13 तारीख से जो शुरू हुआ दिल्ली कूच के लिए, उस पे जो दमन हुआ उसका हमने विरोध करने का काम किया है, आगे भी हमारा उसके अंदर विरोध रहेगा। और हमने उन नेताओं से भी कहा है, उन किसान संगठनों से भी कहा है कि वो 16 तारीख को सफल बनाने में वो आगे आए, और आगे के अंदर एमएसपी की लड़ाई हम लोग मिलकर के लड़ना चाहते हैं, ताकि हम अपना हक और अधिकार पा सके। आपने समय दिया रत्ना जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मेरे को लगता है कि हमारे साथी सब और आ गए हैं और वो विस्तार से अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी सुनीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार से जो अपनी बात रखी है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने बताया कि इंडिया ही एक अपने आप में विकल्प होगा, जो ये फांसीवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, उसके सामने लोहा ही नहीं लेगी बल्कि उसको नेस्तन नाबूद कर देगी। तो ये इंडिया गठबंधन है। और साथ में आपने ये भी बताया कि जो किसानों का मुद्दा लेके चल रहा है, अभी 13 तारीख से जो आंदोलन चल रहा है, भारत देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस तरह का आंदोलन अभी हमको सबको देखने को मिल रहा है। मैं तो ये समझती हूँ कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये दूसरी लड़ाई में हम जिस तरीके से पहले हम भी सब आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और आंदोलन करते रहते हैं। तो हम हमारे जो आंदोलन के टाइम पे हमेशा कहा करते थे कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो अब तो ये बात आ चुकी है कि अब ये दूसरी आजादी की लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर गिरीश जी हैं जो सीपीआई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हुए उनको अपनी टिप्पणी देने के लिए कहना चाहूंगी। इससे पहले हमारे बीच में जागृति राही जी भी जुड़ चुकी है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, डॉक्टर गिरीश राही जी। जी गिरीश जी हैं, राही जी दूसरी हैं। नमस्कार। जी कोई बात नहीं। नमस्कार आप सभी को। और मेरा परिचय भी दिया गया, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1925 में देश में आरएसएस का गठन हुआ और 1925 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और उसी दिन से, अपने गठन के दिन से निरंतर रूप से अगर कोई पार्टी आरएसएस की नीतियों का पर्दाफाश करती रही है, उसके षड्यंत्रकारी कार्यों को बेनकाब करते हुए सड़कों पर लड़ती रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन्म से ही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और तानाशाही के खिलाफ होने वाली देश में किसी भी कार्यवाही, चाहे वो तिनके बराबरी क्यों न हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका समर्थन करती है। और इसीलिए चूंकि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की चल रही जो न्याय नाम से यात्रा है, उसका भी हम मोटे तौर पर समर्थन करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को जड़ से उखाड़ने के उद्देश्य से चल रही है, ऐसा हमें बताया भी गया है। और अभी रत्ना जी ने उसके जो 5 उद्देश्य बताए, वो भी
सामने आए इस चर्चा में। लेकिन मैं यहीं से बात शुरू करना चाहता हूं कि रत्ना जी, ये जो 5 उद्देश्य हैं, यात्रा को चले हुए लगभग 2 सप्ताह हो गए, लेकिन ये उस यात्रा के उद्देश्य आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस यात्रा का एक ये कमजोर पहलू है। तो आयोजकों को, सहयोगियों को और दूसरे जो लोग हैं उनको, जो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो यात्रा के उद्देश्य है वो जनता के सामने पहुंचे और उनको भी ये मालूम हो ये यात्रा क्यों चल रही है। आज तक आम लोग इसे इस रूप में ले रहे हैं, कोई एक यात्रा है, राहुल जी एक नेता है, एक पार्टी है, तो वो चुनाव से पहले एक यात्रा लेकर के निकल पड़े हैं। कम शब्दों में और तीर के माफिक संदेश अभी नहीं जा पा रहा है, ये मेरा ऐसा मानना है। दूसरा मेरा मानना यह है कि ठीक है, एक यात्रा हुई थी, उसका असर हुआ था, और लेकिन ये जो यात्रा हो रही है वो ऐसा हमारी ब्रजभाषा में कहावत है कि बेवक्त की शहनाई जैसी मुझे लग रही है, ये मेरा विचार है। इस समय इवन भारतीय जनता पार्टी, जो हर तरह से बहुत शक्तिशाली है, वो एक एक चीज चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कर रही है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, कांग्रेस पार्टी, वो इस यात्रा में इतनी मशगूल हो गई है कि उसके यात्रा में व्यस्त होने के कारण जो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनावी तैयारियां और उससे जुड़ा हुआ जो इंडिया गठबंधन है उसकी चुनावी तैयारियां थोड़ी पीछे पड़ गई है। और न तो कांग्रेस अपने संगठन पर ध्यान दे पा रही है, लोग उसके भागे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हर एक को कुर्सी चाहिए, पैसा चाहिए, पद चाहिए, जो माल कमा लिया है उसके बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की शरण चाहिए। तो उस पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इंडिया गठबंधन की ओर से जो गतिविधियां होनी चाहिए थी, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो गतिविधियां भी नहीं हो पा रही हैं। पहले ही मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में तय हुआ, भोपाल में रैली हुई, वो कांग्रेस के अंदरूनी कारणों से वो रद्द कर दी गई। और इस समय अगर संयुक्त रूप से कम देश के चारों भागों में 40 रैलियां की गई होती तो ये एक ज्यादा निर्णायक वार होता, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और जो इंडिया गठबंधन है और उसके घटक दलों को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करने का कार्य वो कांग्रेस नहीं कर पा रही है, और प्रादेशिक स्तर पर उसे संगठित करने का कार्य क्षेत्रीय दल नहीं कर पा रहे हैं। इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ने की बात है, तो जनता को उद्वेलित करने के लिए जो भी कार्रवाई की जानी है उसका कुछ न कुछ असर तो पड़ना ही है, और इस यात्रा का भी पड़ेगा। और अगर मैं सोचता हूं कि ये जो क्षेत्रीय क्षत्रप है जिनका नाम सुनीलम जी ने लिया, वो चेहरे के तौर पे नहीं, अगर इसको एक राजनीतिक लक्ष्य मान करके जुड़ते हैं और अपनी जनता को भी उतारते हैं इस यात्रा में, तो फिर ये जो बिगड़ी हुई बातें हैं उनको संभालने का एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध ये हुआ कि कांग्रेस को भी पूरी ताकत लगानी चाहिए इस यात्रा को, क्योंकि सारी लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी से उत्तर भारत में है और खास तौर से हिंदी बेल्ट में है। और अब ये यात्रा हिंदी बेल्ट की ही जमीन पर उतर रही है, तो कांग्रेस को भी पूरी ताकत लगानी चाहिए। और जो क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं, जिन्हें निमंत्रित किया गया है, उनको भी पूरी ताकत लगाना चाहिए प्रतीक रूप में शामिल होने के बजाय। क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है और मैं वामपंथी समूह से हूं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं
कि ऐसी बड़ी लड़ाई में तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि ये तजुर्बा अभी आयोजकों के पास शायद नहीं है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वामपंथी दलों की जड़ें हैं और वो जनता के नीचे के हिस्सों तक है, और उनकी भागीदारी जिस भी आंदोलन में हुई है, लाल झंडा जिस भी आंदोलन में खड़ा दिखा है अब तक भारत के पैमाने पर, उत्तर प्रदेश के पैमाने पर, तो उस आंदोलन की सफलता में चार चांद लगते हैं और जनता के भीतर एक विश्वास जागृत होता है कि अब इनके साथ वामपंथी लोग भी जुड़ गए हैं, और अब ये वामपंथी जुड़ गए हैं तो ये एक टिकाऊ भविष्य के लिए गारंटी करेंगे, ऐसा लोगों का आज भी विश्वास है। लेकिन मुझे अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को यात्रा चंदौली से प्रवेश कर रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में ने वामपंथी दलों के नेताओं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, CPI-ML वगैरह को, फॉरवर्ड ब्लॉक को अभी तक एक छोटा सा निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है। अगर वो उन्हें सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर वे एक ऐसे दल है जो इनसे कुछ मांगेंगे नहीं, इनकी यात्रा के उद्देश्यों को नीचे तक, किसानों कामगारों तक ले जाने में एक भूमिका निभाएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये बड़ा सुयोग है कि किसान आंदोलन 13 तारीख से किसान दिल्ली की ओर चल पड़े और वो मोर्चा ले रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, हरियाणा में, पंजाब में, और वो एक क्रूर और तानाशाह सरकार के उस तरह के हमलों, जैसे यूक्रेन युद्ध हो रहा हो या फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा हो, उस तरह मुकाबला कर रहे हैं। तो उसी दरमियान ये यात्रा भी, और किसान आंदोलन का भी परिक्षेत्र ये उत्तर भारत ही है, ये पंजाब, हरियाणा से लेके बिहार तक यही धरती है, और इस यात्रा का ये सुयोग है कि वो भी इसी समय इसी क्षेत्र में आ रही है। ये दो बड़ी आंदोलन की, लड़ाई की दो बड़ी धाराएं अगर आपस में मिलकर के काम करें कि शब्दों से नहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरह से मजदूर संगठन, वामपंथी दल सड़कों पर उतर करके इस किसान आंदोलन को समर्थन देने का मन बना चुके हैं, उसी तरह ये लोग भी मन बनाएं और उधर किसान आंदोलन भी इस न्याय यात्रा के महत्व को समझे और न्याय यात्रा में इसको मुद्दा बनाने के लिए राहुल जी से या कांग्रेस नेतृत्व से बात करे, तो ये बड़ी बात होगी। और इसका जो असर आने वाली चुनावी राजनीति पर, खासतौर से 2024 को के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का लक्ष्य इंडिया गठबंधन ने लिया था, उस लक्ष्य को पूरी करने में हमें बड़ी सहूलियत होगी। इसलिए हमें दोनों मोर्चों पर ध्यान देना है। यात्रा भी जारी रहनी चाहिए, किसान आंदोलन भी जारी रहनी चाहिए, और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की जो गतिविधियां वांछित हैं, अपरिहार्य हैं, उनको भी उतनी ही ताकत से सारे दलों को एकजुट करते हुए, सारे दलों की इसका सहयोग और सम्मान पूर्वक, उनका सम्मान के साथ सहयोग लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मामूली ताकत नहीं है, पैसा है, RSS जैसा कनिंग संगठन है, उनके पास सत्ता है, उनके पास धन है, उनके पास गोदी मीडिया है, उनके पास IT सेल है, और सबसे बड़ी बात है सरकार है, और उन्होंने धर्म के नाम पर माया फैला रखी है। उस सब की काट उसी तरह से की जाए। EVM पे भी हमें ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग जिस तरह से मनमानी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहा है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और आज की तारीख में हमें एक बात पर मैं अंत कर रहा हूं, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। शाम को किसान संगठनों से वो वार्ता कर रही है सरकार। मुझे डर है और मेरी आशंका है कि सरकार ऐसा प्रोपोगंडा कर सकती है कल के भारत बंद को देखते हुए कि किसान संगठनों से वार्ता हो गई और सारे मामले
हल हो गए, ये प्रोपोगंडा भी आज रात को किया जा सकता है। मैं अंत कर रहा हूं, ये प्रोपोगंडा भी किया जा सकता है कि किसानों से वार्ता हो गई और सारी बातें पूरी हो गई। इस प्रोपोगंडा की काट के लिए भी हमें सावधान रहना है। धन्यवाद। जी गिरीश जी, आपने बहुत ही विस्तार से अभी समझाया कि जिस तरीके से 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और साथ ही साथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1925 में, और ये दोनों ही जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल एक दूसरे की विपरीत विचारधाराएं रही हैं, परंतु जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है वो संविधान के साथ, जागृति जी आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, तो जो संविधान के साथ चलने वाली विचारधारा है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा है, जबकि उसके विपरीत जो आरएसएस की विचारधारा है वो मनुवादी विचारधारा है, और वो विचारधारा देश को तोड़ने की विचारधारा के साथ इसकी स्थापना हुई थी। पर मैं समझती हूँ कि अब 100 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2025 में ये मनुवादी विचारधारा वाली आरएसएस का अंत आना तय है, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसके विरुद्ध में पड़ गए हैं और चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी विचारधारा का अंत भी आएगा और देश का संविधान भी बचेगा। साथ ही आपने बताया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो जनता तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, तो कुछ हद तक आपकी बात सही भी है, परंतु जिस तरह से हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, ये सरकार के पास जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने खरीद रखा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी हालत में राहुल गांधी जी की यात्रा को दिखाने के लिए, परंतु उसके सामने ही आपने देखा कि सोशल मीडिया में आप जाइए, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, और सोशल मीडिया में काफी लोग बता रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बहुत बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है, लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज है। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी इस न्याय यात्रा में जुड़ के इसको और मजबूती देने वाले हैं, और इस बात को भी हमको साथ में ध्यान में रखना है। और आपने ये बताया कि तिनका तिनका से मतलब जुड़ता है, एक घोंसला बनता है, तो इसी तरह से आपने जो बताया है कि भी हर किसी को याद करना चाहिए, हर किसी जो वामपंथी दल है उनको भी साथ जोड़ने की बहुत जरूरत है। मैं समझती हूँ कि यदि कहीं कोई कांग्रेस के जो भी बड़े नेता लोग अगर हमारे बहुजन संवाद को सुन रहे हो तो ये बात पहुंचाएंगे, और हर किसी तबके के, हर किसी वर्ग के, समाज के लग रहा नेटवर्क नहीं है, अगर कोई नहीं बात कर रहा है तो आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। जागृति जी, साथ ही अब हमारे साथ जागृति राही जी जुड़ गई हैं, भारत जोड़ो अभियान लौ राष्ट्र अभियान की सदस्य है। चर्चा को आगे बढ़ाइए, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। गुजारिश करती हूँ कि जागृति जी आप अपनी टिप्पणी दे। जी जागृति जी। धन्यवाद उमा जी। यात्रा के उद्देश्य पहले तो यहीं से बता दूं कि नहीं पहुंचे जनता तक, तो उसका एक कारण तो ये लगता है कि सबसे बड़ा मतलब वजह ये है कि मीडिया ने पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रखा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल किया जाता है, रीच घटा दी जाती है बिल्कुल से भी। यात्रा की अगर कहीं कोई फोटो डाल दीजिए या कुछ भी करिए, तो एक तो बड़ी वजह मीडिया है, और दूसरा ये भी है कि देखिए जिस तरह से एक पैराडाइम या वैचारिक शिफ्ट है अपने आप में कांग्रेस में राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, जिस तरह से उनके रायपुर अधिवेशन के बाद से, और उसमें से सामाजिक न्याय की जो बात जितने मजबूती के साथ वो कर रहे हैं, उस चीज को अभी तक उनके कार्यकर्ताओं तक शायद पहुंचाया नहीं गया है। अगर वैचारिक तौर पर कार्यकर्ता उस चीज को बढ़िया से समझेंगे तभी वो जनता तक ले जा सकेंगे, और वो जरूरत मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दबाजी में पूरी नहीं हो पाई है। एक मुझे ये लगता है, मैं उनकी बात से सहमत होते हुए ये कह रही हूँ, जो उत्तर प्रदेश में कल परसों से यात्रा जो आ रही है कल से ही, तो उसके लिए एक चीज तो है कि इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन इतना जरूर होगा कि 22 तारीख के इर्द गिर्द जो एक माहौल बनाया गया था, जिसको कहते हैं ना गुब्बारे में हवा फुलाई गई थी, और एक डोज दिया गया था हर किसी इंसान को, जो भी सनातन को मानने वाले लोग हैं उनको फील गुड कराने के लिए, उस माहौल में सारे मुद्दे दब गए थे। वो वापस से कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, नैरेटिव चेंज होगा, और एक जनता के मुद्दों पर, उनके मामलों पर, असल मामलों पर बात आएगी।
और यूपी में ये यात्रा का जो मुझे मुद्दा लगता है वो सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक न्याय की अगर बात करूं के साथ साथ, तो वो बुलडोजर न्याय और एनकाउंटर न्याय जो है इनका, उस राज बुलडोजर और एनकाउंटर के राज के खिलाफ ये यात्रा को चलने की जरूरत है, और एक डर का जो भय का जो माहौल है उसको तोड़ने की जरूरत है। और इसमें सच में सबको साथ में आने की बात है, क्योंकि ये अपने आप में एक आंदोलन है। बात यात्रा को लेकर के दूसरी जो मुझे कहना था कि राहुल जी ने अभी कल ही घोषणा की है और खड़गे जी ने कि एमएसपी लागू करेंगे। तो ये जो वादा है, ये जो कहा बात है, इस उद्देश्य को किसान आंदोलन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, कि इस देश के और इंडिया गठबंधन की किसी भी पार्टी को, मुझे मालूम है कि लेफ्ट तो पूरा आंदोलन में शामिल ही है, सपा पहले ही हाँ कर चुकी है, तो कोई वो नहीं है कि एक आधी लड़ाई जो इस देश के लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में जितनी पार्टियां हैं एनडीए के अलावा बाकी सारी पार्टियों ने अपनी तरफ से एमएसपी के लिए हाँ कह दिया है। तो ये एक बड़ी जीत की तरह मैं देख रही हूँ इस यात्रा के दौरान जो है अपने आप में, और इसलिए हम लोगों को इसको भी एक वो अंडरलाइन करने की जरूरत है। जो यहाँ से बात करते हुए दूसरा चीज कि आज एक बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन लोगों के ऊपर को एक बहुत बड़ा मतलब जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, 7 साल बाद हालांकि आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एक बड़ा फैसला आया कि इलेक्शन बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये भी एक तरह से हम लोगों को एक बड़ी राहत, या जो हम सोच रहे थे कि जो जिस लड़ाई को जीतने जैसा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला इस तरह से इस सरकार के खिलाफ पहली बार आया है, जिससे सचमुच में इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला है। जो मोटे होकर पूरे देश का पैसा खा खा करके इनकी पार्टी जो है हाथी हो गई है, इसकी भूख समाप्त ही नहीं हो रही है, उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी। मैं यहाँ से एक चीज और क्लियर मतलब अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि जो कल 2 दिनों से किसान 13 तारीख से जो लगे हैं और दिल्ली आने के लिए अपनी मांगों के लिए, आंदोलन के लिए, और उनके ऊपर जिस तरह से दमन और हमला किया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि किसी पड़ोसी देश की सेना घुस आई हो और उससे लड़ाई लड़ रहे हो, इस तरह का माहौल दिल्ली और हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे बनाया गया है। तो मैं भारत जोड़ो अभियान और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की तरफ से पूरी तरह से इस सरकार की इस कार्यवाही का बिल्कुल विरोध करती हूँ, भर्त्सना करती हूँ। और जो कल के दिन का जो बंद है, जिसमें उसके द्वारा किसान मोर्चा के द्वारा ये बंद का जो आह्वान किया गया है किसान आंदोलन की आगे की लड़ाई में, उसका पूरी तरह से दोनों ही अभियानों की तरफ से समर्थन करती हूँ। और हम सब सामाजिक संगठनों के लोग जो यहाँ इस भारत जोड़ो अभियान या इस लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान में है, हम सब लोग पूरे दिल से और पूरे तन मन धन से किसान आंदोलन की इस पूरे लड़ाई के साथ हैं, और मानते हैं कि इस देश का जो पूरा नैरेटिव, पूरी तरह से भविष्य अगर सुरक्षित होगा और बचेगा आर्थिक रूप से, खासकर जिस तरह से इस सरकार ने देश को कंगाल किया है, कर्ज में डुबोया है, या आगे जो इनका क्रोनी कैपिटलिज्म का, मोनोपोली का जो मॉडल है, उसके खिलाफ अगर कोई वास्तव में लड़ने वाली ताकत है तो वो कोई पार्टी या कोई वो नहीं है, वो दरअसल इस देश के मजदूर और किसान ही हैं। और वो लड़ाई अगर सड़कों पे इस तरह से केंद्रीकृत होती दिख रही है, एकदम सामने सामने की होती दिख रही है, तो ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है। कठिन जरूर है इन लोगों के सामने जो लोग हैं, लेकिन उनसे इस देश का किसान और मजदूर ही लड़ पाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टियां उनके पीछे रहेंगी, पार्टियों को सपोर्ट देने का जहां तक सवाल है वो दे रही हैं, और विपक्ष की जितनी पार्टियां और बाकियों के ऊपर भी दबाव बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी ताकत इस देश की जनता की ताकत है, और वो जनता की ताकत भी इस देश के मजदूर किसान की ताकत है, इस देश की महिला की ताकत है, और वो इस आंदोलन में पूरी तरह से खुल करके दिख रही है। मात्र 2 साल के अंदर फिर से सड़कों पे उतरने की नौबत आई है, और इसलिए अब ये आर पार की और आमने सामने की लड़ाई है। शायद 2024 के चुनाव के पहले ही इस देश का भविष्य जो है देश की जनता तय करने का मूड बनाई हुई है। तो ये जो माहौल है, हमको लगता है कि इस माहौल में भारत जोड़ो और यात्रा हो या किसान आंदोलन है, दोनों ही तरह से हम लोगों को उसको सपोर्ट करने की बात करनी चाहिए। किसानों पर हमले को लेकर के और रास्ता रोकने को लेकर जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूंगी कि
एक तरफ कानून के जो लोग रखवाले हैं और जो नागरिक अधिकारों के संरक्षक भी हैं, वो और हमारी जुडिशरी इतनी पावरफुल हो करके किस हालत में पहुंच गई है कि वो फटकार लगाती है और खट्टर सरकार पे या राज्य की हो या केंद्र की सरकार हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है और उनकी कार्यवाहियां उसी तरह से जारी रहती हैं। तो पुलिस और जो अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं वो किसके निर्देशन पे काम कर रहे हैं? क्या उनको जुडिशरी के खिलाफ या जुडिशरी का आर्डर नहीं मानने की पावर आ गई है? तो ये अपने आप में एक तरह का जो पूरा का पूरा मामला है वो आप मणिपुर से लगाए यहाँ तक देख लीजिएगा, तो अपने आप में तमाम राज्यों में ये परिस्थितियां पैदा की गई हैं कि जहाँ पे न्याय व्यवस्था या और लोग तमाम संसदीय परंपराएं जो हैं, मर्यादाएं जो हैं, उनका मखौल उड़ाते हुए लोगों को कन्फ्रंटेशन के लिए और इस लेवल पे कन्फ्रंटेशन के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर भी हो रहा है। तो ये जो अराजक माहौल है उससे देश को ट्रैक पे लाने के लिए भी हमको लगता है कि जनता को बड़े पैमाने पे सड़कों पे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं है और वो माहौल फिर आ रहा है हम सब लोगों के लिए। और ये बिल्कुल सही कहा आपने रत्ना जी कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और आजादी की ही नहीं, अपना भविष्य चुनने की भी लड़ाई है, क्योंकि 100 सालों से इन आरएसएस के लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं, इनकी वैचारिक कहते हैं दिवालियेपन से लड़ रहे हैं, उसको विचारधारा भी नहीं कह सकते, वो वैचारिक दिवालियापन है, उससे हम लड़ रहे हैं। और अब ये शायद फाइनल लड़ाई है कि इस देश को तय करना होगा कि वो गोडसे के रास्ते पे चलेगा या वो अंबेडकर और गांधी के रास्ते पे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जागृति जी, आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया कि ये एक वैचारिक लड़ाई है और मतलब कार्यकर्ता तक अगर यात्रा नहीं पहुंची है तो वो पहुंचने के पीछे के आपने कारण भी कुछ बताए हैं। और साथ ही साथ में आपने जो गुब्बारे वाली बात की, बहुत ही मजेदार बात है कि 22 जनवरी को तो पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि जैसे इस देश के अंदर तो सिर्फ राम भक्ति के अलावा और कुछ चलना ही नहीं है और ये सिर्फ मंदिर 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 ही चलता रहेगा और ये इस मंदिर के इशू को ये लोग 2024 के इलेक्शन तक आगे बढ़ाएंगे। परंतु जैसे ही 22 जनवरी पूरा हुआ तो गुब्बारा फूट गया और मतलब इनका ये जो मुद्दा था राम मंदिर का, वो मुद्दा भी वहीं का वहीं रह गया। ठीक है जी, आपने मंदिर बना दिया, मतलब आपने तो क्या बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, पब्लिक का पैसा लगा और मंदिर आपने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो जो कुछ भी था लोगों ने देखा, जितना भी भक्ति में होना था पूरे भारत देश को हो गया। पर अब फिर से भारत देश अपने दूसरे मुद्दों पे आ गई है और उन्हीं मुद्दों को साथ लेते हुए राहुल गांधी जी अपनी यात्रा लेके चल रहे हैं और राहुल गांधी की जी यात्रा जो है उसको इतना जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है कि सभी लोग राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं और आज राहुल गांधी एक जननायक बनके लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं और हर तरीके के लोगों की आवाज सुन रहे हैं। दूसरी तरफ यदि आप अगर मोदी जी की रैलियां देखे या फिर अमित शाह जी की रैलियां देखे तो उसमें तो देखा जाता है लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है, लेके लाया जाता है। जी तिवारी जी, हमारे पास थोड़ा समय है, मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं। तो अब हमारे बीच में जो जागृति जी ने बात करी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे बीच में मोतीलाल यादव जी हैं जो जिला सचिव समाजवादी पार्टी वाराणसी के हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप आइए और आप अपनी टिप्पणी इस विषय के ऊपर दीजिए। जी मोतीलाल यादव जी आइए, नमस्कार। धन्यवाद। आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम है और मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है या भारत जोड़ो यात्रा है, इससे भारत में एक लंपटवादी जो पूंजीवाद व्यवस्था है उसे एक नई उम्मीद की किरण हमको देखने को मिली। इन्होंने पहली बार जब भारत जोड़ो यात्रा निकाला था तो परिवर्तन भी देखने को मिला। इसके बदले में इनको कर्नाटक की सरकार मिली, इनको हिमाचल की सरकार मिली, इनको तेलंगाना की सरकार मिली और कई जगह पर इनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, इनका परफॉर्मेंस बढ़ा। लेकिन हमारे यहाँ एक नई राजनीति में व्यवस्था आई है जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी औकात एक विधायक सांसद जीतने की नहीं है, वो मामा मारिच के खानदान की तरह है।
कि समय पर अपने भाषा, अपना रंग रूप सब कुछ बदल सकते हैं, और वो बदल करके आज जो है कि रोज उसी लंपटवादी पूंजीवाद व्यवस्था से जुड़ते जा रहे हैं, जिसको आप ये कह लीजिए कि हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। तो ऐसे ही गद्दारों के कारण गुलाम रहा, जो जिसकी सत्ता रही उसी की जय जयकार करते रहे। रोज हर पार्टी में, हर प्रदेश में कहीं न कहीं तोड़फोड़, ऑपरेशन डिमोलिश के तहत लोग भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, जबकि खुद अकेले में उनसे बात होती है तो वो मानते हैं कि अन्याय अत्याचार हो रहा है। और बहुत सा ऐसा इन्होंने काम किया जिससे देश के अर्थव्यवस्था से लेकर व्यक्ति के निजी जीवन पर भी बहुत असर पड़ा। जैसे इन्होंने नोटबंदी किया, बहुत लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ा। इन्होंने जीएसटी लागू किया, घंटा बजा करके लागू किया 12 बजे रात को। ये मृत्यु को भी जश्न में मनाती, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अपने पूंजी और घर द्वार पुलवामा का 2019 जी पुलवामा में भी इन्होंने जैसे कि मृत्यु का जश्न मनाया जी। और वहां भारत माता के शब्द का प्रयोग करके इन्होंने वोट लिया, मांगा भी इन्होंने वोट। तो राहुल गांधी के न्याय यात्रा से हम लोगों की एक नई उम्मीद की किरण जगी है कि निश्चित रूप से परिवर्तन फिर आएगा। और जो उन्होंने राहुल गांधी की जो कांग्रेस है और इसके पहले की जो कांग्रेस है, उसमें परिवर्तन भी दिख रहा है कि पहले की जो कांग्रेस थी उसमें जड़ता मूलक थी, कि अपने ढर्रे पर चलती थी और उसमें ज्यादा उम्र के नेता लोग थे, और वो लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपने खानदानी सत्ता की विरासत को लेकर के हर जिले प्रदेश में बैठे थे। लोग रोज धोखा भी दे रहे हैं, कहीं पवन का खानदान धोखा दे रहा है, कहीं चौहान का खानदान धोखा दे रहे हैं। कहीं यूपी में आप देखिए सोनेलाल पटेल का परिवार जो है कि परेशान है मलाई काटने के लिए। कहीं बिहार में भी देखिए पलटी मार पर पलटी मार चल रहा है पार्टियों का, बिहार में भी चल रहा है। जिन पार्टियों की वजूद थी बिहार में, जैसे रामविलास पासवान जी की थे, तो उनके जो नई पीढ़ी है विरासत में उनको राजपाट तो मिला लेकिन ज्ञान नहीं मिला, और उसके कारण आज बिना सांसद बिना विधायक के है फिर भी जय जयकार किए जा रहे हैं और बजरंगबली अपने को घोषित किए जा रहे हैं। और वहां पर एक दो पार्टी और भी है, जैसे साहनी है, उनके तीनों विधायक भाजपा ने हड़प लिया, फिर भी उन्हीं की जय जयकार किए जा रहे हैं। हम है जिनको बेइज्जत किया गया, तुम तड़ाम किया गया, सारा कुछ किया गया। हम मानते हैं कि जिनके अंदर न्याय चरित्र जिंदा है वही कांग्रेस के इस न्याय यात्रा का समर्थन करेगा, क्योंकि राहुल की न्याय यात्रा और 5 गारंटी जो है एक नई उम्मीद की किरण है। और हमें तो ये भी एक अपील करना चाहूंगा कि जो बहुत छोटी पार्टियां हैं जिनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना है, उनका अंतिम लक्ष्य मात्र एक विधायक या सांसद ही बनना है, तो कांग्रेस में अपने को विलय कर लेना चाहिए और नई ताकत से जब लोग लड़ेंगे, क्योंकि जब हमारी पार्टी अलग अलग रहेगी तो हमारी विचारधारा भी अलग रहेगी, हमारा सोच भी अलग रहेगा। और ये जो हमारा दुश्मन है इतना शक्तिशाली है कि इसकी संस्कृति ऐसी है कि एक तरफ जवान खड़ा है और एक तरफ किसान खड़ा है। जवान लाठी लेकर खड़ा है, जवान बंदूक लेकर खड़ा है, किसान लाठी लेकर खड़ा है, झंडा लेकर खड़ा है। बीच में दोनों के विध्वंसक संस्कृति खड़ी है, कील काटे भी हैं, बुलडोजर संस्कृति है जो गड्ढा खन डाला है रोडों पर, जिस रोडों को अरबों खरबों बनाने में लगा, कंटेनर खड़ा है और दीवारें खड़ी हैं, बुलेट भी चल रही है, गोलियां चल रही है, आंसू गैस भी चल रहा है। विध्वंसक संस्कृति है जवान और किसान के बीच में, जबकि जवान और किसान जो है ये सोहराब एवं रुस्तम की कहानी की तरह है कि बाप बेटा आमने सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि किसान के बेटे ही ये पुलिस की वर्दी में या फोर्स की वर्दी में ये जवान है। तो इस संस्कृति से हमको बाहर निकलना, यह तो संस्कृति हमको लगता है हमारे 500 साल 1000 साल पहले या अंग्रेजों के समय में जो था,
कि हमारे ही जवान जब हम आजादी की बात उठाते थे तो हमारे ऊपर लाठी चलाते थे। मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूं कि जितनी छोटी पार्टियां हैं, जिनके एक दो सांसद विधायक हों या नहीं हो, या जो बिना सहारे के नहीं जीत सकते हैं, या जिनका अस्तित्व होता जा रहा है, उनके पास कार्यकर्ता है लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं है, उनको कांग्रेस से अपना विलय करके जुड़ जाना चाहिए। और उनको इस भारत के लंपटवादी पूंजीवाद व्यवस्था, जो पूरा मीडिया बिक चुका है, आपकी बात को उठने नहीं दे रहा, आपकी जुबान पर ताला है, आपके विचार पर ताला है, आपके रहन सहन पर ताला है, अब जो इनके पूंजीवादी पर बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं। छापा सीबीआई का, आईटी का, ईडी का उनके घर पड़ता है, जो इनके खिलाफ या सच की सामना करता है, आवाज उठाता है। 14 लाख करोड़ या 3-4 लाख करोड़ जो लोग लेकर के भाग गए, जो विदेश में चले गए, तो हमारे क्राउन जब वहां जाते हैं तो वो लोग मुस्कुराते भी हैं। तो उनके यहाँ क्यों नहीं सीबीआई का छापा पड़ता है? चाहे माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, चाहे सहारा के लड़के भी, अब तो नया एक आ गया 3-4 लाख करोड़, सहारा में भी गरीबों का पैसा डूबा। किसका डूबा? गरीबों का डूबा। फिर लंपट पूंजीवाद वहां पर खड़ा हो गया, सहारा को भी इन्होंने सहारा दिया। अब इनका क्या इन पूंजीवादियों से मतलब है? किस तरह का बांड इनका है? कहीं हमको तो लगता है इलेक्ट्रोल बांड की तरह इनका इन लोगों से भी बांड है। नहीं तो एक को भी तो पकड़ करके ले आओ। जितने भी चोर हैं या खानदानी चोर हैं, वो सब इनके पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको धन्यवाद। जी मोतीलाल जी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये लंपट पूंजीवाद हमारे देश में हावी होता चला जा रहा है और उसको कौन शय दे रहा है। तो ये आज की सरकार इस लंपट पूंजीवाद को शय दे रही है। बड़ा अच्छी तरीके से आपने बताया। साथ ही आपने बताया कि जो भारत जोड़ो यात्रा पहले चली थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो उस यात्रा के चलने के बाद से परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन ऐसा हुआ कि कर्नाटक कांग्रेस से जीती, तेलंगाना कांग्रेस से जीती, हिमाचल कांग्रेस से जीती, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा और उसका अपने लोगों के बीच में एक प्रभुत्व बढ़ा। साथ ही आपने बताया कि जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं उन सबको भी साथ में ही विलय हो जाना चाहिए। और आपने ये भी बताया कि पहले कांग्रेस में जड़ता थी, बड़े जो उम्रदराज जो नेता थे आजादी के समय के, वही लोग कांग्रेस पे कब्जा करके बैठे थे। और उसके बाद जो समझे कि संजय गांधी जी के साथ के सहपाठी लोग थे, जिसमें कि कमलनाथ जी का नाम भी आ जाता है, वैसे लोग आज तक चल रहे थे। पर अब कांग्रेस ने समझा है कि नए जो युवा पीढ़ी है, युवा समाज है, उसको भी जगह देनी पड़ेगी और इस तरीके से कांग्रेस अपने आप में परिवर्तन ला रही है। तो आपने बहुत ही विस्तार से, और जो 5 गारंटीज के बारे में आपने बताया कि 5 गारंटी जो देश के मूलभूत मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दी गई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, उसको लेके भी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और किसान के बारे में जहां तक जो मैं जानती हूँ कि ये जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। और आज की तारीख पे जय जवान और जय किसान एक दूसरे के सामने संघर्ष में आ गए हैं। और ये संघर्ष में लाने वाले कौन है? तो यही पूंजीपति लोग हैं, क्योंकि आज जो किसानों की मांगे हैं, हर एक मांग बहुत ही जायज मांग है। और 2 साल पहले इन मांगों को पूरा करने के लिए ये हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, परंतु जुमला देना, वादा खिलाफी करना तो इनकी खून में है। और सिर्फ, मैं तो बार बार कहती हूँ कि सिर्फ ये 2 गुजराती गुजरात का नाम बर्बाद करते हैं, नाम खराब करते हैं, बाकी सारे गुजराती बहुत अच्छे हैं। तो मेरी इस बात के साथ ही अब हमारे बीच में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपके पास। जी मैडम, जो पैसा लेकर के भागे हैं विदेश में जी, उसमें भी गुजराती में भी ज्यादातर गुजराती हैं। इन्हीं की शाप है। अगर ये 2 ना होते तो वो भी ना होते।
मेरा कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब इनके अलावा बाकी सारे आम गुजराती बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा बोलते हैं, इसीलिए सारे गुजराती अच्छे हैं। इन दो, अब मुझे नहीं बोलना चाहिए, शायद मेरे पे भी केस वेस कर दे लपटों को छोड़ के, है बाद में। अब हमारे बीच में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। ये चिंतक है, विचारक है, सामाजिक न्याय के प्रणेता है। उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी टिप्पणी देकर के विषय के ऊपर आगे बढ़ाएं चर्चा को। जी आनंद प्रकाश तिवारी जी। रत्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप, हमको लगता है कि आप अपने गुजराती होने से गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं क्या? जब भी गुजरातियों का नाम आता है तो आपको लगता है कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो बहुत मीठू। खैर हम हमें करें कि अभी विस्तार से चर्चा हुई राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। देखिए, इस समय देश में जो भी यात्राएं चलेंगी, अगर कोई राजनीतिक आदमी जो भी गतिविधि करता है तो उसमें राजनीति इन्वॉल्व रहती है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और फिलहाल जो हमारा शत्रु है, जो हमारा विपक्ष है, जिससे हमें लड़ना है, वो बहुत ही मजबूत है। इस बात को हम लोग कभी कभी भूल जाया करते हैं। पिछली बार जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उस समय इसको मजाक के तौर पर लिया गया, ये क्या चलेगा, बच्चा है, लड़का है। और वह यात्रा ऐसी चली, ऐसी उसकी सफलता मिली कि उसका परिणाम आप लोगों को देखने को मिला। उनकी उस यात्रा से सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार भारतीय जनता पार्टी पुख्ता तरीके से तैयार थी कि इस बार ये जो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ये भी कहीं उसी यात्रा की तरीके से यह भी न सफल हो, यह भी न परिणाम दे, इसका इन्होंने पूरा पुख्ता इंतजाम किया। वह जो यात्रा चली थी, उस यात्रा में, इस यात्रा में बेसिक डिफरेंस था। डिफरेंस अंतर यह था कि उस यात्रा के बाद, इस यात्रा के पहले देश के पैमाने पर देश का विकल्प देने के लिए एक ढांचा तैयार हो गया था और उससे उम्मीदें लोगों को बढ़ गई थी उस ढांचे को। तो जरूरत थी कि उस ढांचा, वह जो ढांचा बना था, इंडिया गठबंधन जो बना था, उस इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के चला जाता या इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जाता। उसकी मजबूती ही इस कुप्रशासन को, इस व्यवस्था को, इस कारपोरेट पूंजीवादी व्यवस्था को टक्कर देने के लिए काम आता चलता। लेकिन वो चीज नहीं किया गया। भारतीय जनता पर जो हमारा अपोजिशन था, उसने तो अपनी सीख ली, क्योंकि बार बार हर गलतियों से, हर अगले कदम के लिए वो अपने शोध करता है और उस पर काम करता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ राहुल गांधी एकमात्र राहुल गांधी है। यह यात्रा मात्र राहुल गांधी की यात्रा है। उसके पीछे कांग्रेस केवल चिपक करके खड़ी है। कांग्रेस उसके विचारों के साथ नहीं चल पा रही है। जिस तरीके का वैचारिक चिंतन, जिस तरीके का मानसिक चिंतन, मानसिक प्रक्रिया राहुल गांधी के अंदर घूमती है, वो उसके संगठन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इंडिया गठबंधन तो दूर रहा, राहुल गांधी कांग्रेस संगठन को भी जोड़ पाने की स्थिति में नहीं रहे। ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था। जो काम उन्होंने खड़गे को अध्यक्ष बनाकर किया, हुआ, उनको इसको मजबूती देनी चाहिए। फल परिणाम क्या हुआ कि यह जो उनका जो शत्रु है, जो इस गठबंधन को और ये कांग्रेस को अपना शत्रु मानता है, वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मणिपुर से इन्होंने उठाया, बहुत बढ़िया इन्होंने शुरुआत किया। लेकिन जो होना चाहिए था, अगर ये पूरे इंडिया गठबंधन को साथ लेकर के, एक साथ बैठ करके, एक वैचारिकी तय करके, एक रणनीति तय करके और एक स्ट्रेटजी के तहत आज चले होते, तो यह इनकी यात्रा के साथ साथ जो विखंडन शुरू हुआ, इंडिया गठबंधन के अंदर विखंडन शुरू हुआ, कांग्रेस के अंदर विखंडन शुरू हुआ, हो सकता था कि उनको रोका जाता, और अगर वो रुकता तो उसका इम्पैक्ट दूसरा पड़ता। लेकिन वो नहीं रुका, बल्कि वो विखंडन दर विखंडन जारी रहा। उससे कमजोरी हुई और विकल्प देने की इच्छा रखने वाले जितनी भी शक्तियां थी, उनमें थोड़ी सी निराशा हुई, थोड़ी सी हताशा हुई। और जो चीजें बार बार किया जा रहा था, देखिए, जब इतने सारे दल हो गए और सारे के सारे मजबूत लोग अगर इकट्ठा हो गए, तो उनकी आपस में टकराव भी होगा। सारे दलों की वैचारिकी अलग है, क्षेत्रीय दलों का आधार अलग होता है, उनकी रणनीतियां अलग होती हैं, उनके समर्थक अलग होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं अलग होती हैं। तो इन सबको तालमेल बैठाने की जरूरत थी, वो नहीं बैठा पाया गया।
और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे यात्रा गई ये और इनके पास ये पूरी गोदी मीडिया है, छोटी छोटी चीजों को भी कैसे बिखरा करके ये लोग बताए। खैर जो भी जैसे हुआ, जब यह यात्रा इनकी पहुंच गई झारखंड में पहुंची तो फिर वहां इसको किस तरीके से तोड़ा गया। बिहार में धमक देने की कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन का जो मुख्य शिल्पी था वही अपना भाग गया यहां से। तो इस तरीके से लेकिन यह यात्रा अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और खास करके बिहार में आ रही है, उत्तर प्रदेश में आ रही है, जहां उम्मीद की जाती थी कि इसकी क्या स्थिति रहेगी, अखिलेश का स्वागत करेंगे नहीं स्वागत करेंगे। अरे भाई, आप रणनीति जब आपकी नहीं है, जब आप लोगों को बुलाएंगे ही नहीं, जब आप लोगों को शामिल नहीं करना चाहेंगे, आपके नीति और नियत में ही खोट होगी, तो कोई आदमी कैसे मिलेगा। अगर आप किसी को दोषारोपण केवल करना चाहें कि नहीं वो तो हमारी यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, अरे कोई जबरदस्ती आपकी यात्रा में शामिल हो जाएगा। आज की तारीख में भी इन्होंने केवल आमंत्रण किया है, केवल आमंत्रण दिया था अखिलेश जी को, राष्ट्रीय पार्टी को। दल को तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया, पूरी पार्टी को तो आपने इन्वॉल्व नहीं किया। अब अगर कोई ये सोचे कि अखिलेश जी ने चुकी दे दिया कि हम अपना रायबरेली अमेठी में करेंगे तो उनकी सारी पार्टी जुट करके आपका स्वागत करेगी, तो ऐसे नहीं स्वागत होता है। जब पार्टियों के अंदर तालमेल बैठा करके, अंदर बैठ करके रणनीति बनाए होते, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए होते, ये संचालन समिति बनाए होते, तब बात होता। और इन सारी चीजों का चैंपियन जो है हमारे बीच, वो देखिए दो ही लोग हैं, या तो सांगठनिक चैंपियन आरएसएस है तो वो अपने तरीके से उसको जोड़ता है, या वैचारिक चैंपियन और सबको जोड़ करके बांध करके लेकर के आगे चलने की सांगठनिक क्षमता, वैचारिक क्षमता है तो अपने कम्युनिस्टों में है। और आपने अपने इन अमूल्य साथियों को, जो कि आपके साथ मजबूती के साथ हर दृष्टि से खड़े रहने वाले हैं, उनके यहाँ टूटन नहीं होगी, उनके यहाँ क्षरण नहीं होगा, चाहे उनके अपना अस्तित्व ही उनका खत्म हो जाए, उनको भी आपने जोड़ने की कोशिश नहीं की। तो बिहार में अभी आज यात्रा इनकी पहुंची है, तो बिहार में तो तेजस्वी यादव एक जगह उनके साथ मंच में शामिल हुआ, और उत्तर प्रदेश में कल यह यात्रा अपना प्रवेश करने वाली है। लेकिन उसका क्या हो रहा है, आज की तारीख तक अखिलेश के पूरे स्पष्ट सीधे संदेश देने के बावजूद भी ये इन लोगों ने तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की है अपनी तरफ से। तो इसलिए जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और कल अपने चंदौली में आएगी, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की वो धरती है, और उसके बाद परसों यह यात्रा प्रवेश करेगी बनारस में। बनारस जो इस समय हिंदुस्तान का जो सबसे ज्यादा चर्चित शहर है, चर्चित कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ ये संघर्ष की रणनीति तैयार की जानी चाहिए थी, क्या इन लोगों ने तैयार किया है? नहीं किया है यहाँ पर। जबकि यहाँ पर मजबूती के साथ इसका प्रभाव दिखाया जा सकता था अगर सारी पार्टियों को, और खास करके वामपंथी पार्टियों को और ये समाजवादी पार्टी को अगर इन्वॉल्व किया गया होता। तो यह इवेंट, एक तरफ तो मोदी जी ऐसा इवेंट करते हैं, छोटी छोटी अपना चीजों को लेकर के वो इवेंट करके अपनी ऐसी उपलब्धि दिखाते हैं कि ना जाने कहां कैसे तूफान आ गया। और यहाँ इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा हमारा जननायक, आपका नेता बनारस में प्रवेश करने जा रहा है, और उसके स्वागत के लिए कहीं कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के तरफ से भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भी तैयारी होनी चाहिए थी कि अपनी पूरी ताकत यहां लगाना चाहिए था, लेकिन उस तरीके की तैयारी हमको लगता है कि कांग्रेस भी नहीं कर पाई है, सबको तो अपने छोड़ करके। तो जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, या जो प्रभाव आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, वो प्रभाव इनकी यह यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं दे पाई। इस बात का हमारे जैसे आदमी और जितने वैसे विकल्प देने वाले लोग हैं उनके लिए ये कष्टकारक है। लेकिन हम स्वागत करेंगे इनके यात्रा का और राहुल गांधी के इस प्रयास का कि आने वाले आगे दिनों में भी अपने तमाम अंतर्द्वंद को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को विराम देते हुए
एक मजबूत वैचारिकी के साथ अगर ये विकल्प के लिए आगे बढ़ेंगे तो यह यात्रा और प्लस इसके बाद की जो भी गतिविधियां होगी वो हमारे अंदाज से इसको मजबूती प्रदान करेगी और ये जो दंभी सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अभी जो वर्जन आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में, इससे ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। ये लोग हर चीज का काट ढूंढते रहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको जितना लाभ लेना था उतना ले चुके हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड का बाप जो भी आया है ये डिजिटल नोट, डिजिटल रुपया, वो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी बाप है, वो ये लोग ला चुके हैं। तो किसके पास कितना पैसा है वो कोई नहीं जान पाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वो ये डिजिटल रुपया के वो माध्यम से तमाम पैसा इनके खाते में ऐसे ही आता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। और हम जैसे सारे लोग ये चुनाव में एक एक पैसे को तरसने वाले हैं और जनता के ही ऊपर भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा। आगे देखिए अपना कैसे क्या होता है। इन्हीं के साथ हम इनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और जी डॉक्टर, एक वर्ड में मैडम, एक वर्ड में ये कहना चाहते हैं, तिवारी जी ने कहा कि हम कांग्रेस के निमंत्रण का इंतजार ही क्यों करें। हम छत्रप है, क्षेत्रीय पार्टी है, सपा बसपा है, तेजस्वी की पार्टी है जो ममता बनर्जी की है। मैं कहता हूं कि ये सारे लोगों को जो है कि अपने अपने प्रदेश में यात्रा निकालनी चाहिए, जनता से जुड़ना चाहिए। हम अब भूचाल ला दे पूरे धरती पर, इतने यात्रा निकाल दे कि भाजपा वाले कंफ्यूज हो जाए कि हम किससे लड़े। जी ठीक है, बस देखिए मैं तो इस बात को चर्चा करते हुए ये कहना चाहूंगी कि ये एक तरह का सिंबॉलिक होता है। ये एक सिंबॉलिक है कि लोग निकल पड़े हैं घरों से, बेशक वो कांग्रेस की यात्रा के नाम से निकल पड़े हैं या कोई अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए निकल पड़े हैं। पर एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूंजीवाद अपने देश के अंदर हावी हो गया और जिस तरह से आरएसएस की विचारधारा पूरे देश पे हावी हो गई, जिस तरीके से ये लोग संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, उन सबके सामने जो देश के अंदर बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो गरीबी है, 80 करोड़ लोगों को ये लोग राशन दे के कहते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट है, उस सबके सामने पब्लिक ने बाहर निकल के अपना जोश दिखाया है। और ये एक तरीके की परिवर्तन की लहर है और ये लहर अब मैं समझती हूँ कि रुकने वाली नहीं है। और चाहे कोई कितना ही बड़ा राजा हो जाए, परंतु ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इस तरीके से हमारा ये संविधान बना हुआ है। और जिस समय भारत देश के लोगों का दिमाग बदल जाएगा तो चाहे कितना बड़ा मर्जी ये तानाशाह हो, ये तानाशाह का भी तख्ता पलट के सामान्य जनता रख सकती है। तो बस इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात यही खत्म करती हूँ। मेरे साथ जो भी पैनलिस्ट साथी लोग जुड़े, मोतीलाल यादव जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी और डॉक्टर गिरीश सीपीआई से, हमारे साथ जागृति राही जी भी जुड़ी थी, हमारे साथ समाजवादी नेता, किसान नेता डॉक्टर सुनीलम जुड़े थे। उन सभी का, पैनलिस्ट साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आज की चर्चा यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी आते गुरुवार को, तब तक के लिए नमस्कार।